वेलकम। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th का हिंदी कोर। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से हल। और अभी एक थोड़ा सा समस्या सभी बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि अभी क्या होगा। जो अभी सीबीएसई बोर्ड जो था, इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड एंड कैंसिल हो गया है। तो क्या हम लोग का भी यही होने वाला है? तो आप लोग अपने दिमाग को ज़्यादा नहीं दौड़ाएं, ज़्यादा काम नहीं करवाएं। आप लोग पढ़ाई के ऊपर फोकसित रहें, क्योंकि जो भी होगा वो आज शाम तक इनका डिटेल आ जाना चाहिए। क्योंकि हमारे झारखंड सरकार जो है हेमंत सोरेन के ट्विटर अकाउंट के ऊपर बताया गया था कि आज 6 बजे के बाद हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप शांत रहें और दिमाग को ज़्यादा दौड़ाएं नहीं, और आप अपना पढ़ाई जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से पढ़ाई को जारी रखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से है कि आपका ये क्वेश्चन जो है, आपका 5 क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा जाएगा और आप लोगों को जवाब भी देना है, और 2-2 नंबर का सभी प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखिए, इसको सबसे पहले आप आराम से पढ़िएगा। आज की शाम जो बाज़ार जा रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है, इस पद्यांश को पूरे अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप इसका जो आंसर है उसके ऊपर जाइएगा। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि आप अपने शब्दों में जितना ज़्यादा लिखेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपने शब्द को यूज़ कीजिए और अपने अनुसार लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसका दिया हुआ, पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि का क्या अनुरोध है। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि का क्या अनुरोध है। तो हम लोग देखिए, हम ये पीडीएफ के ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम आप लोगों को बोल के समझा देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस काव्यांश में कवि जो कहना चाह रहा है कि बाजार जा रहे लोग से अनुरोध कर रहा है। वो जो भी बाजार जा रहे हैं उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि अनुरोध क्या कर रहे हैं कि वह अपने थैले व डोलची, जो अब थैला है या डोलची है उसको लेकर बाजार जाते हैं, उसको एक तरफ रख दें और धान की मंजरी की ओर बढ़ें। और धान की मंजरी की तरफ हम लोगों को बढ़ने के लिए कह रहा है, कवि अनुरोध कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि कवि सीधे कहाँ पहुँचने के लिए कह रहा। तो इसको आप हम लोग लिखेंगे कि कवि सीधे जो पहुँचने के लिए कह रहा है कि मंजरी तक चलें, धान की मंजरी तक चलने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 में दिया हुआ है कि कवि के अनुसार उचित क्या होगा। तो कवि के अनुसार जो उचित होगा कि हम बाजार में, देखिए बाजार आप जाते ही होंगे, तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि बाजार में बिचौलिए व्यापारी के चंगुल में ना फंसें। कवि कह रहा है कि आप बिचौली जो है, वहाँ पे बिचौलियाँ हैं, व्यापारी, इसके चंगुल में ना फंसें और सीधे धान, जो आप धान की या फिर जो भी वहाँ पे खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप सीधे धान किसानों के खलिहान से ही लें। ठीक है, व्यापारी के चंगुल में ना फंसें, ना बिचौलियों के चंगुल में फंसे। आप जो भी खरीद रहे हैं तो किसान से ही डायरेक्ट जाकर खरीदिए, किसान के खलिहान से ही जाकर डायरेक्ट उठा लीजिए। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि बाजार ना आए बीच में पंक्ति का क्या आशय है। बाजार ना आए बीच में इस पंक्ति का आशय है कि जो उपभोक्ता और उत्पादकता, जो मतलब किसान है जो अनाज को उपज कर रहे हैं और जो उनको लेने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं, बाजार से जाके खरीदते हैं, वो आप सीधे जाके किसान से खरीदिए। किसान, उत्पादक से, उपभोक्ता और उत्पादक के बीच प्रत्यक्ष लेन देन हो। ठीक है, प्रत्यक्ष लेन देन हो, इसके बीच में ना व्यापारी ना बिचौलिए आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा 5 देखिए कि इन पंक्तियों का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका सबसे सही सटीक शीर्षक हम लोग लिखेंगे, तो इसका सटीक शीर्षक होगा बाजार। क्या होगा? बाजार होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो आपका है आपका 10 नंबर का होगा। ठीक है,
ये भी जो गद्यांश है, ये गद्यांश आपका 10 नंबर का, इसमें 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपका। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले आपको पहले भी बताएं कि आप इसको आराम से पढ़िए, अपने भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। पढ़ने के बाद अपने भाषा में ही आप लिखें तो आपको अच्छे नंबर और आपका कौशल भी निखरेगा, दिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको आप सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद इसका आंसर के ऊपर आएंगे, इसका क्वेश्चन के ऊपर आएंगे और इसका आंसर आप लिखेंगे। तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। आंसर दिया है यहाँ पे कि क्वेश्चन दिया हुआ, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ 6ठा नंबर क्वेश्चन कि अन्वेषण और अंकुरण में क्या भेद है। तो अन्वेषण और अंकुरण में क्या भेद है वो पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका हम लोग समझते हैं। देखिए अन्वेषण का और अनुकरण, तो अनुकरण जो है इसका अर्थ आप माने तो नकल करना होता है। अनुकरण का क्या होता है अर्थ? नकल करना, इसका होता है नकल करना होता है अनुकरण का। और अन्वेषण का जो होगा आपका, अन्वेषण का अर्थ होता है खुद से किसी का खोज करना या ढूंढना, खोज करना, ठीक है, खुद से किसी चीज़ का खोज करना या ढूंढना। तो यहाँ पे कहेंगे कि अन्वेषण और अनुकरण में क्या भेद है, अनुकरण में क्या भेद है। अन्वेषण और अनुकरण में यह भेद है कि अनुकरण नकल करना है जिसमें आपको किसी भी चीज़ का खोज नहीं करना पड़ता, वो सरल होता है क्योंकि खोजा हुआ चीज़ को इसमें हम लोग अनुकरण में देखेंगे। लेकिन अन्वेषण में क्या है कि वो खुद से ढूंढना पड़ता है, उसमें खुद की टोटल प्रक्रिया लगती है और सब काम करना पड़ता है। तो अन्वेषण और अनुकरण उम्मीद है समझ में आ गया कि अन्वेषण का अर्थ है खुद से ढूंढना, अनुकरण का नकल करना, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजात महत्वपूर्ण क्यों है। तो निजात महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए निजात इसलिए आवश्यक है क्योंकि निजात जो भी यहाँ पे अनुकरण में जो भी चीज़ कह दिया गया है, ठीक है, कुछ भी कह दिया गया, झूठ हो या सच हो, उसी को व्यक्ति उसके बात से प्रभावित होकर उन्हीं के बात को मानने लगता है, चाहे गलत हो या कुछ भी हो, वो चीज़ को मान लेता है वो, ठीक है, मान लेता है। तो निजात इसलिए आवश्यक क्योंकि उनको सटीक चीज़ प्राप्त होना चाहिए, ये गलत और सही में भेदभाव कर सके, इसीलिए निजात आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ कि आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रभाव में जो जीता है वह जीता ही नहीं है। इसका आशय यह होगा कि इसका मतलब यह होगा कि दूसरों का जो अनुकरण, जो व्यक्ति किसी दूसरे का अनुकरण करता है वो प्रभावित होकर उनकी सारी बात को मानता है, ठीक है, सारी बात को मान लेता है। मान लीजिए कि अभी कोई यहाँ पे धर्मगुरु कुछ भी कह देते हैं, उनके बात को हम लोग फॉलो करते हैं, उनको जानने का तह तक हम लोग प्रयास नहीं करते कि क्या है नहीं है, क्योंकि उसने कहा है तो उनके बात को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये आपका है, तो वही कह रहा है कि उनके बात से हम लोग प्रभावित हो गए, प्रभावित होने के बाद अब उन्हीं के वो ज्ञान के ऊपर, उन्हीं के बात के ऊपर हम लोग चलते हैं, तो जीने का क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। दूसरा का अनुकरण अर्थ देखिए, आप इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर स्वयं का कुछ भी नहीं रहता है, तो कुछ भी नहीं रहता, जीने का क्या मतलब, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि धर्म के नाम पर हमें क्या सिखाया जाता है। तो धर्म के नाम पर हमें क्या सिखाया जाता है? दूसरों पर श्रद्धा करने को सिखाया जाता है, ठीक है। दूसरों क्या होता है कि दूसरों पर श्रद्धा करने को हम लोगों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो हम लोग इसका उपयुक्त शीर्षक हम लोग दे सकते हैं, चाहे तो इसका अन्वेषण नहीं, अनुकरण सही होगा। अनुकरण का प्रभाव, इस शीर्षक का आप नाम लिख सकते हैं कि अनुकरण का
प्रभाव, ठीक है, अनुकरण का प्रभाव, इसका शीर्षक आप, इस गद्यांश का शीर्षक आप दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।